हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है हमारा जीव जगत। जीव जगत फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे जीवों के बारे में एवं उनके वर्गीकरण के बारे में कि कितने जीव हैं और किस तरह से सभी जीवों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस धरती पर करोड़ों अरबों जीव है और सभी जीवों के बारे में इंडिविजुअल रूप से जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह राय किया कि इन जीवों को हम लोग छोटे वर्गों में बांटकर इनके बारे में जानकारी प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। जब इन जीवों को छोटे वर्गों में बांटने की बात की गई तो जिस खंड में, जिस भाग में जीवों को छोटे छोटे वर्गों में बांटकर वर्गीकरण करने की बात की जाती है, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, जिसे A.K. कैंडले ने सबसे पहले नाम उच्चारित किया था। टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले A.K. कैंडले ने बताया था कि टैक्सोनॉमी अर्थात कि वर्गीकरण जीवों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण वास्तव में जरूरी क्यों है? तो वर्गीकरण करना हमें जीवों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि इस धरती पर अवस्थित सभी जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके। और दूसरी बात कि जीवों के वर्गीकरण करने का आधार की शुरुआत कब हुई और किसने सबसे पहले इनके बारे में शुरुआत करी। तो सबसे पहले वर्गीकरण की जो शुरुआत होती है वह अरस्तु से होती है। सबसे पहले अरस्तु ने जीवों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला बेड़ा उठाया और इन्होंने ही जीवों को बांटने की कोशिश करी। इन्होंने जीवों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया, अर्थात कि एक वर्ग में जिनके अंदर चलने की क्षमता नहीं हो, जिनके अंदर अंगों की विशिष्ट रूप धारण न हो, और दूसरे तरफ जिनके अंदर चलने की क्षमता हो, सभी अंगों की विशेष कार्य हो, उनके रूप में दो भागों में बांटा। और इन दो भागों में इन्होंने बांटा, जिसे एक भाग को इन्होंने नाम दिया प्लांटी और दूसरे भाग को इन्होंने नाम दिया था एनिमिलिया। अर्थात कि इन दो वर्गों में इन्होंने सबसे पहले आपका वर्गीकरण किया था। लेकिन इस धरती पर पौधों के भी बहुत सारे प्रकार है, जीवों के भी बहुत सारे प्रकार है। क्या सिर्फ इन दो भागों में बांटकर हम सभी जीवों को उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा संभव बिल्कुल भी न था। ऐसा संभव ही न था कि उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सके सिर्फ दो भागों में, प्लांटी और एनिमिलिया, इन दो भागों में बांटकर। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक ने अलग अलग रूप में प्रयास किए और इसे बांटने की कोशिश किया। जो सबसे प्रमाणित और सबसे आधुनिक तौर पर जिनके बारे में हमें जानकारी देनी है या जिनके बारे में हमें जानना होता है, जिन्होंने सबसे ऑथेंटिक प्रयास किया, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। उनका नाम था कैरोलस लिनियस। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहली बार एक ऑथेंटिक प्रकार की चर्चा करी जिनसे हम जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैरोलस लिनियस ने वास्तव में नामकरण करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए एक वैज्ञानिक नाम चूज किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस जीव को हम लोग अपने लोकल भाषा में जिस नाम से जानते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे स्तर पर या विदेशों में या अन्य जगह पर सभी जगह उसी नाम से बुलाया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उससे पहले
एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा, जिस नाम को वैज्ञानिक नाम कहा जाएगा। जिस नाम को क्या कहा जाएगा? वैज्ञानिक नाम। और यह वैज्ञानिक नाम जो होगा वह हर जीव के लिए यूनिक होगा। एक जीव के लिए एक वैज्ञानिक नाम होंगे जो कि पूरी दुनिया में उसी नाम से वो जाना जाएगा। और उस वैज्ञानिक नाम के अंदर भी उसके दो भाग होंगे, और उस वैज्ञानिक नाम के अंदर दो भाग होंगे, और दो भाग जो होंगे वह एक उसके वंश को प्रदर्शित करेगा, जबकि दूसरा उसके जाति को प्रदर्शित करेगा। दो भाग होंगे, एक वंश को और दूसरा किसे? जाति को प्रदर्शित करेगा। अर्थात कि वंश और जाति दोनों हम लोग उसके वैज्ञानिक नाम से ही क्लियर कर लेंगे। यह जो पहल जो शुरुआत किया यह कैरोलस लिनियस ने किया था, और कैरोलस लिनियस ने यह दो नामों वाली एक वैज्ञानिक नाम की प्रचलन की थी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे आम है, तो आम में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने इस आम को एक वैज्ञानिक नाम दिया जिससे हम लोग कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, जिसे पूरी दुनिया में आम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब मैंजीफेरा इंडिका जो दो नाम है, इसके दो भाग हैं। एक भाग हमें वंश की जानकारी देगा, जबकि दूसरी भाग उसके जाति की जानकारी देगा कि वह किस जाति से आता है और वह किस वंश से आता है। इन दोनों भागों को हम इस वैज्ञानिक नाम से जान सकते हैं, जिसकी प्रचलन कैरोलस लिनियस ने की थी। और कैरोलस लिनियस ने इसी बात को और विस्तृत रूप से वर्गीकरण को आगे बढ़ाया, जिनसे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक तौर पे जो वर्गीकरण के लिए जो भाग बनाया गया है, वह भागों को एक विशेष रूप में एक दर्जा दिया गया है ताकि हम उसे ग्रुप के माध्यम से समझ सके। तो वैज्ञानिक नामकरण दो भागों में इन्होंने किया, वंश और जाति का। अब बात आती है कि वंश और जाति का वर्गीकरण इन्होंने किया, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी जीव आपके दो तरह के हो जाएंगे, एक पेड़ पौधा का ग्रुप और एक जो ग्रुप हो जाएगा वह जीवों का ग्रुप हो जाएगा। अब बात आती है कि इन जीवों को और पेड़ पौधों को, यानी कि इन दोनों भागों को बांटने के लिए एक कोई संस्था होनी चाहिए, जो इन संस्था के द्वारा इन बातों को हम क्लियर कर सके कि इनकी नामकरण का प्रक्रिया जो होगा कैसे चलेगा। तो इनकी पेड़ पौधे और जीवों दोनों के लिए एक एक समिति बनाई गई है, एक एक ग्रुप बनाया गया है। और इन दोनों ग्रुपों में आपका एक होता है आपका ICBN और एक होता है आपका ICZN। अर्थात क्या? एक ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा जो ICZN होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब क्या होता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल जो नोमेनक्लेचर होता है, इसके अंतर्गत हम सिर्फ वनस्पतियों को, अर्थात कि पेड़ पौधों की नामकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पेड़ पौधों की जानकारी अर्थात कि नामकरण कैसे होगा। और दूसरा जो टर्म आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके अंतर्गत हम लोग जीवों के अंतर्गत अर्थात कि जीवों के बारे में नामकरण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, समिति है जो कि नोमेनक्लेचर करती है। जैसे आपका एक और होता है आपका ICBN। ये क्या करता है? यह इंटरनेशनल कोड ऑफ
कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर है। ये क्या करता है कि वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, कि वायरस के बारे में आपका जनरली जानकारी प्राप्त करेगा, उनको ग्रुप को कैटेगराइज करेगा। इसके अलावा एक और है आईसीबीएन, जो सिर्फ क्या करता है, बैक्टीरिया की नामकरण के लिए काम करता है। बैक्टीरियल जितने भी पार्ट है, जितने भी बैक्टीरिया है, उनकी जानकारी देने का काम करता है। अर्थात क्या हो गया आपका आईसीबीएन और आईसीजेडएन, यह मुख्य रूप से काम करने वाले हो गए। इसके अतिरिक्त आपके आईसीबीएन ये सभी क्या है जी, छोटे आपकी समिति है जो अन्य छोटे जीवों के नामकरण के लिए कार्य करती है। अब बात आती है कि इन कोडों के द्वारा अगर हम नामकरण कर भी दें तो हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि वंश और जाति के अलावा और कितने वर्ग हैं जिनके भागों में हम इसे बांट सकते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने सिर्फ जाति और वंश दो भागों में बांटा और इन दो भागों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए कि इनके अन्य भागों को, अन्य छोटे अंशों की भी जानकारी प्राप्त करें। तो इसके लिए क्या किया गया कि वर्गीकरण को और डिटेल में और बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पे कुछ खंडों में बांटा गया है, जिनके आधार पर हम वर्गीकरण को समझते हैं और जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनकी जानकारी हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।